हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। थीटा अगर 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में दे रखा है और यहाँ पे सारणिक दे रखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 4 साइन 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 4 साइन 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा। और इस पूरे सारणिक का मान 0 के बराबर दे रखा है, तो हमें थीटा का मान किसके बराबर है ये चेक करके बताना है। और यहाँ पे चारों विकल्प जो दे रखे हैं उनमें से भी सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिक का मान निकालना। सारणिक का मान निकालना, और मान कैसे निकालते हैं ये हम लोग सवाल को हल करने के साथ ही बता देंगे। फिर दूसरा, हमारे पास अगर कोई सारणिक है वो जटिल रूप में दे रखी है तो कुछ संक्रिया ऐसी होती है जिनका उपयोग करके हम लोग सारणिक के मान को सरल बना सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे संक्रियाओं के उपयोग से, संक्रियाओं के उपयोग से सारणिक को सरल बनाना। सारणिक को सरल बनाना। इसके बाद देखिए हमारे पास और क्या आता है। अगर मेरे पास इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर ऐसी सर्वसमीका आ जाती है तो ये बराबर हो जाता है 1 के। तो यहाँ पे देखो इन सारे गुणधर्मों का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को हल करते हैं। पहले तो पूरे जो सारणिक दे रखा है उसको डेल्टा के बराबर मान लेते हैं। ये बराबर है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे सवाल तो लिखा हुआ है ही, इसके आगे हम लोग संक्रिया लगाते हुए इस जो सारणिक दे रखी है इसको लिखते हैं। तो संक्रिया देखो क्या लगा सकते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से, यहाँ पे 4 साइन 4 थीटा दिख रहा है, यहाँ पे भी 4 साइन 4 थीटा दिख रहा है। तो अगर मैं R2 में से R1 को घटा दूं, मतलब दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा दूं, तो यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे 1 बन जाएगा और ये -1 बन जाएगा। मतलब पहली पंक्ति में कोई भी थीटा का पद नहीं रहेगा। इसी तरह अगर मैं R3 में से, मतलब तीसरी पंक्ति में से भी मैं पहले पंक्ति को घटा दूं, तो इसमें भी थीटा का कोई भी पद नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो संक्रिया लगाते हैं। पहली संक्रिया अपने पास R2 में लगेगी, दूसरी पंक्ति में ये R2 में से अगर मैं R1 को घटा दूं तो पहली संक्रिया हो जाएगी। इसी तरह दूसरी संक्रिया R3 में लगेगी, R3 में से R1 को घटाना। तो घटा के लिखते हैं। देखो पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो पहली पंक्ति समान रहेगी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा वाला भी इसी तरह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये तीसरा वाला भी इसी तरह आ जाएगा 4 साइन 4 थीटा। फिर देखते हैं दूसरी पंक्ति में क्या परिवर्तन आता है। साइन स्क्वायर थीटा में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो -1 बचेगा। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो 1 बचेगा। 4 साइन 4 थीटा में 4 साइन 4 थीटा घटाएंगे तो 0 बचेगा। इसमें से ये पहले वाला घटा देंगे तो -1 बच जाएगा। इसमें से ये वाला घटा देंगे तो 0 बच जाएगा। इसमें से ये वाला घटा देंगे तो ये 1 बन जाएगा। इस तरह से हमारी सॉरी, मैंने आव्यूह बना दिया। यहाँ पे आव्यूह नहीं बल्कि सारणिक बनेगी। और मैंने पहले ही बोला था कि इसको मैं डेल्टा के बराबर मानूंगा भाई, तो डेल्टा के बराबर मान लो और पूरे को मैं 0 के बराबर कर दूंगा। अब देखो इसको और सरल बना लेते हैं। क्या करते हैं, मैं इसमें भी थीटा का पद को विलुप्त कर सकता हूं। कैसे, अगर मैं C1 में से, इसको C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं, दोनों को आपस में जोड़ दूं तो ये वाली सर्वसमीका लग जाएगी। तो देखिए अपने पास जोड़ने पे पहले संक्रिया तो लिख देते हैं। देखो C1 में संक्रिया लगानी है, C1 प्लस C2, तो इसको जोड़ के लिखते हैं। यहाँ से डेल्टा बराबर में ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस 1 कुल मिला के ये 2 बन जाएगा। -1 में 1 को जोड़ेंगे तो ये 0 बन जाएगा। -1 में 0 को जोड़ेंगे तो -1 रहेगा। दूसरी और तीसरा स्तंभ समान रहेगा, मतलब ये कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। इसी तरह ये बन जाएगा 4 साइन 4 थीटा और ये बन जाएगा 0 1। अब ये आ गया अपने पास डेल्टा का मान, और जो कि बराबर हो रहा है 0 के। अब देखो सारणिक को हल कैसे करते हैं। सारणिक को हल करने के लिए हम लोग पहले प्लस माइनस प्लस चिन्ह यहाँ पे निर्धारित कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जिस भी पंक्ति या जिस भी स्तंभ के सापेक्ष हमें प्रसार करना होता है, उस पंक्ति या स्तंभ के अवयव को उसके संगत सेकंडों से गुणा करना पड़ता है। और ये प्लस माइनस प्लस चिन्ह लगाने का मतलब ये है कि मैं सेकंडों की बजाय उपसारणिकों से गुणा करूंगा। अब देखिए ये मेरे को उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार निकालना होता है जिस पंक्ति या स्तंभ में अधिकतम 0 बने। तो क्या करता हूं मैं, इस पहले स्तंभ के सापेक्ष निकालता हूं प्रसार। तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले आ जाएगा 2, डेल्टा बराबर में पहले आ जाएगा 2। इसके अंदर देखते हैं, इसकी पंक्ति को छोड़ेंगे, इसका स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयव का सारणिक लेंगे तो 1 माइनस में 0, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस में 0। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे ये 0 तो ऋणात्मक के साथ आने वाला है, और देखो 0 के अंदर चाहे कुछ भी राशि बने वो 0 के बराबर ही हो जाएगी गुणा होके। और यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे
तो ये कितना है -1, -1 प्लस से गुणा होगा तो फिर भी -1 ही रहेगा। इसके अंदर भी देख लेते हैं क्या बनने वाला है। इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को 0 से गुणा करेंगे 0, और इसमें से घटा देंगे 1 और 4 साइन 4 थीटा का गुणा, तो ये बन जाएगा 0 माइनस में 4 साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा। और ये पूरा जो सारणिक का मान है ये 0 के बराबर दे रखा है। अब आगे इसको सरल करते हैं तो ये डेल्टा बराबर में बन जाएगा, यहाँ पूरा 2 बनेगा, और ये माइनस अंदर गुणा होने के बाद प्लस में 4 साइन 4 थीटा बन जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखिए हमें ये मिल गया, तो यहाँ से इसको आगे सरल करते हैं तो साइन 4 थीटा का मान हमें मिल जाएगा किसके बराबर, -1/2 के बराबर मिल जाएगा। अब देखिए साइन अगर ऋणात्मक है, इसका मतलब ये है कि साइन का मान, अगर मैं चतुर्थांशों की बात करूं तो साइन देखो धनात्मक कहाँ होता है, साइन थीटा यहाँ पे पहले चतुर्थांश में धनात्मक होता है, और ये दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है। साइन थीटा की बात कर रहा हूँ मैं। तीसरे और चौथे में ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे देखो थीटा के सारे मान, सॉरी 4 थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, 4 थीटा के सारे मान हमें तीसरे और चौथे चतुर्थांश में लेने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले चक्कर के लिए देख लेता हूँ मैं। पहला चक्कर मतलब 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में। तो पहले चक्कर के लिए हम लोग कहेंगे कि या तो 4 थीटा का मान तीसरे चतुर्थांश में बन जाए, मतलब कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये माइनस में 1/2 का मान किसके बराबर होता है, साइन π/6 के बराबर होता है। इस तरह से बन जाएगा, और इसको हमें ले जाना है तीसरे चतुर्थांश में, तो ये बन जाएगा पाई प्लस π/6, इस तरह से बनने वाला है। और फिर 4 थीटा का मान और क्या हो सकता है, चौथे में ले जाना है, तो चौथे में क्या बनाना पड़ेगा, 2 माइनस में π/6, इस तरह से ही बनना पड़ेगा। मतलब π/6 को मैं अगर 360 में से घटा दूं तो ये आ जाएगा, या इसको कह सकते हैं 3π/2 प्लस π/6, 3π/2 प्लस π/6, या इधर भी इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या बनने वाला है, देखिए 4 थीटा और क्या इसमें देखो 4 थीटा के और भी मान हो सकते हैं क्या। तो अगर एक चक्कर मैंने पूरा कर लिया तो ऋणात्मक मान तो हमने लेना नहीं है, क्योंकि थीटा का मान 0 से लेके π/2 के बीच में ही देना है। तो केवल हमें ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलाना है। इधर चला दिया तो ये ऋणात्मक दे देगा। अगर मैं दूसरे चक्कर में चलूं तो यहाँ पे देखो दूसरे चक्कर में क्या हो जाएगा, 2π प्लस, मान लो ये 90 डिग्री पे जा रहा है, π/2, कुल मिला के कितना हो जाएगा यहाँ पे 5π/2। अब 5π/2 में ये 4 साइन थीटा, 4 थीटा का मान हो गया, तो थीटा का मान यहाँ से देखेंगे तो 5π/8 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या ये मान 0 से लेके π/2 के बीच में आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता है तो ये मान हटा देंगे यहाँ से। तो देखिए पहली चीज देखो ये मान अगर आ भी जाता है ना तो भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। देखो इस तरीके से अगर मेरे को दूसरा चक्कर यहाँ से चलना है तो मेरे को तीसरे चतुर्थांश में ही आके ठहरना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ऋणात्मक मान लेना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये मान देखो ये 2π हो गया, और यहाँ पे देखोगे तो ये 3π हो गया। 3π में अगर मैं 4 का भाग देता हूँ, ये सबसे छोटा कौन है यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, 3π में अगर 4 का भाग देता हूँ तो 3π/4 आता है, जो कि 0 से π/2 के बीच में है ही नहीं। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। दूसरे चक्कर में हमें जाना ही नहीं है, ना ही घड़ी की दिशा में चलना है हमें। केवल ये 2 मान अपने पास थीटा के आने वाले हैं, 4 थीटा के, सॉरी। अब थीटा का मान भी यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो देखो 4 थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 7π/6, और यहाँ से 4 थीटा का मान मिल जाएगा 11π/6। इसी तरह हमें थीटा का मान निकालना है, तो ये बराबर बन जाएगा 7π/में 6×4 = 24। इसी तरह यहाँ पे थीटा का मान निकालेंगे तो 11π/24 बन जाएगा। अब देख लेते हैं क्या ये दोनों मान कौन से विकल्पों में दे रखे हैं, एक मान दे रखा है या 2 मान दे रखा है, जो भी होगा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए 7π/24 और 11π/24 ये तीसरे मतलब ये सी विकल्प में दे रखा है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।